नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लेक्चर 6 फंडामेंटल्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन कोर्स में। आज मैं आपको एम-एरी मॉड्यूलेशंस के बारे में ज़्यादा जानकारी दूंगा। मैं हूं विवेक, फैकल्टी इन IIIT दिल्ली। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हमने बाइनरी मॉड्यूलेशन स्कीम्स के बारे में पढ़ा, बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग के बारे में पढ़ा, डिफरेंशियल फेज शिफ्ट कीइंग के बारे में पढ़ा और BASK BFSK के प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर के एक्सप्रेशंस भी देखे। तो हमने ऑब्जर्व किया कि बेसिकली बाइनरी मॉड्यूलेशन स्कीम्स में क्या होता है, 1 और 0 आप किस तरह से भेजते हो और किस तरह से मॉड्यूलेट करते हो कैरियर वेव को, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। आज के लेक्चर में हम एक स्टेप आगे जाके जब 2 बिट्स से ज़्यादा आपको भेजनी रहे या बाइनरी मॉड्यूलेशंस के ऊपर आपको भेजनी रहे, तो नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल जो k का फैक्टर है वो 2 हो, 2 से ज़्यादा, जब वो 2 या 2 से ज़्यादा हो तो उसको कैसे भेजेंगे कैरियर वेव पे, उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसे हम जनरली एम-एरी मॉड्यूलेशन टेक्निक्स के बारे में भी इसे हम जनरली एम-एरी मॉड्यूलेशन टेक्निक्स भी बोलते हैं। तो हमने जैसे लास्ट लेक्चर में पढ़ा था BPSK के बारे में, बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग, जहां हम 1 और ज़ीरोज़ का ट्रांसमिशन करते हैं। जो बाइनरी डेटा आपकी जनरेट होती है 1 0 0 1 या कुछ भी रैंडम बाइनरी डेटा, उसको हम किस तरह से मॉड्यूलेट करते हैं कैरियर फेज में के माध्यम से, या तो कैरियर फेज पाई के माध्यम से अगर 1 ट्रांसमिट करना हो, या 0 के माध्यम से, और उसे हम किस तरह से ओवर द एयर ट्रांसमिट करते हैं और रिसीव करते हैं और डिटेक्ट करते हैं, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। और हमने देखा कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर BPSK के मामले में, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर है उसे हम Q फंक्शन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2EB/NO के माध्यम से लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है जब एनर्जी पर बिट आपकी बढ़ती है या EB/NO जब बढ़ता है तब प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर आपकी कम हो जाती है। और हमने ये भी देखा कि बेसिकली हम BPS के ट्रांसमिशन को एक कॉन्स्टलेशन पॉइंट्स और ज्योमेट्रिकली इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ एक कैपा जो थ्रेशोल्ड है और ये बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ EB और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ EB, और ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम जनरली इक्विलिब्रियम डिस्टेंस और D बोलते हैं, और इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और हमने देखा कि हमने एक बेसिक्स ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फंक्शन भी डिफाइन किया फॉर डिटेक्शन ऑफ BPS के वेव फॉर्म, उसे हम साई ऑफ t से डिनोट किया था हमने, और उसका फॉर्म साई ऑफ t स्क्वायर रूट ऑफ 2/t cos ओमेगा CT है। इसे हम ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फंक्शन कहते हैं, और इसी के साथ हम रिसीव सिग्नल को कोरिलेट करके डिटेक्ट करते हैं कि अगर 1 भेजा गया था कि 0 भेजा गया था। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। इसके अलावा हमने DPSK के बारे में भी पढ़ा, डिफरेंशियल फेज शिफ्ट की, जो एक नॉन कोहेरेंट सॉर्ट ऑफ अ डिटेक्शन मेथड है, जहाँ पर इंफॉर्मेशन जो होती है 1 और 0 की, वो एक डिफरेंशियल इनकोडिंग के माध्यम से ट्रांसमिट की जाती है। दैट इज वो इस चीज़ पे बेस्ड होता है कि आपके करंट और प्रीवियस सिंबल में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटी है। तो हमने लास्ट टाइम मॉड्यूलो 2 एडिशन के माध्यम से और कॉम्प्लीमेंट ऑफ मॉड्यूलो 2 एडिशन के माध्यम से ये पढ़ा था कि जब 0 0 दोनों बिट रहेंगी तो हम इसे 1 ट्रांसमिट हो सकता है, 0 1 के मामले में 0 होगा, 1 0 के मामले में भी 0 होगा, और 1 1 के मामले में 1 होगा। तो ये ट्रांसमिशन हमने लास्ट टाइम देखा था। DPSK का बेनिफिट है ओवर BPSK है, वो डिफरेंशियल मॉड्यूलेशन है, तो रिसीवर में कैरियर फेस की इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। और लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये देखा था हमने, क्योंकि इसका एरर परफॉर्मेंस जो है वो स्लाइटली इन्फीरियर है BPSK के मुकाबले। इसके अलावा हमने बाइनरी मॉड्यूलेशन स्कीम से BFSK के बारे में पढ़ा और BASK के बारे में पढ़ा। बेसिकली वो एक्सटेंशन है BPSK के ही, और वो बाइनरी फेज शिफ्ट की बाइनरी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग में आप फ्रीक्वेंसी वेरी करते हो डिपेंडिंग अपॉन 1 and 0 ट्रांसमिशन, और बाइनरी ASK में बेसिकली आप एम्पलीट्यूड वेरी करते हो डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांसमिशन ऑफ बिट्स ऑफ 1 and 0s। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज के लेक्चर में जैसे मैंने बताया, हम एम-एरी मॉड्यूलेशंस के बारे में और अत्यधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो एम-एरी सिग्नलिंग टेक्निक्स का जैसे हमने देखा था, जो ट्रेड ऑफ देखे थे हम लोगों ने बैंडविड्थ एफिशिएंट मॉड्यूलेशंस के मामले में या पावर एफिशिएंट मॉड्यूलेशंस के मामले में, जैसे हम लोग बिट्स पर सिंबल बढ़ाते हैं तो बेसिकली आपकी डेटा रेट भी बढ़ती है, क्योंकि आप नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल ज़्यादा भेज सकते हो। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक होता है कि आपकी अगर सेम एरर प्रोबेबिलिटी में आपको जैसे 10⁻³ एरर प्रोबेबिलिटी चाहिए या 10⁻5 एरर प्रोबेबिलिटी चाहिए, आपको ज़्यादा EB/NO या एनर्जी पर बिट बाय नॉन स्पेक्ट्रल डेंसिटी या ऑब्लिक SNR की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक ड्रॉबैक है। जैसे हम k की वैल्यू बढ़ाएंगे और नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी
बैंडविड्थ एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपके नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल आप ज़्यादा भेज सकते हो, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट जो ईबी बयानों की रिक्वायरमेंट है या एसएनआर की रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ेगी फॉर अ सेम टू मेंटेन द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। वो एक ड्रॉबैक हो जाता है एमएरी मॉड्यूलेशन का। बट एमएरी मॉड्यूलेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक है, आपको मोर बैंडविड्थ एफिशिएंट सिस्टम बनाने में आपको हेल्प करती है, इसलिए हम एमएरी मॉड्यूलेशन के बारे में और डिटेल में इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो एमएरी मॉड्यूलेशन के बारे में जैसे मैंने बताया कि बेसिकली आप नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल बढ़ाते हो। जैसे हमने ये अगर एग्जांपल देखे, हम ये 3 एग्जांपल है 3 सिग्नल कॉन्स्टलेशंस के। ये पहला आप अगर इसको देखोगे तो ये समझ जाओगे ये बीपीएस के हैं, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये है बीपीएस के, और हमने देखा था कि 2 कॉन्स्टलेशन पॉइंट्स होते हैं इसमें, और इस दोनों के कॉन्स्टलेशन पॉइंट के डिस्टेंस एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होता है, और ये डिस्टेंस जितना कम होगा एरर प्रोबेबिलिटी उतनी बढ़ जाएगी। तो इसमें अगर नॉइस को अगर समझो आपने S1 ट्रांसमिट किया है और आपको S2 डिटेक्ट हो रहा है, या S2 ट्रांसमिट किया है आपने या S1 डिटेक्ट हो रहा है, तो उसे हम जनरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर के माध्यम से समझते हैं। और उसी के ऊपर अगर इसके ऊपर मैं ज़्यादा डिटेल में जाने की कोशिश करूँगा तो ये समझने की ज़रूरत है कि इसमें एक नॉइस का काफ़ी इम्पैक्ट होता है। अगर नॉइस पावर आपके सिग्नल पावर से ज़्यादा के बराबर में है या उससे थोड़ी ज़्यादा है, तो उससे क्या हो सकता है कि आपके नॉइस की वजह से आपका अगर आपने S1 ट्रांसमिट किया है तो S2 की तरह डिटेक्ट हो सकता है, और नॉइस अगर ज़्यादा है तो S2 अगर ट्रांसमिट किया है तो S1 की तरह डिटेक्ट हो सकता है। लेकिन उसमें नॉइस को बहुत ज़्यादा, नॉइस पावर बहुत ज़्यादा लगेगी S1 को S2 में डिटेक्ट करने के लिए और S2 को S1 की डिटेक्ट करने के लिए, बिकॉज इन दोनों के बीच में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम इसमें बात करें m=4 को, जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे, उसे QPSK भी कहते हैं, क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट की। इसमें 4 डिसीजन रीजन है, क्योंकि आपके 4 सिंबल ट्रांसमिट हो रहे हैं, S1, S2, S3, S4। इसके बारे में और अत्यधिक जानकारी हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। इसमें नॉइस को एज कम्पेयर टू बीपीएस के कम पावर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसको डिसीजन रीजन्स को 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया। ये जो डिसीजन रीजन है वो बेसिकली अगर मैं इसको 4 भागों में डिवाइड करूँ, क्योंकि आपको 4 डिसीजन रीजन है। ये डिसीजन रीजन भी S1 का है, ये S2 का है, ये S3 का है, और ये S4 का है। तो नॉइस को सिर्फ थोड़ी सी पावर लगेगी S1 को S2 में कन्वर्ट करने के लिए। तो अगर आपने S1 भेजा है तो मे बी रिसीवर में आपको S2 प्राप्त हो, और नॉइस को थोड़ी मेहनत लगे S1 को S2 में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि आपके डिसीजन रीजन्स बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ सिंबल्स बढ़ गए हैं। पहले आप सिर्फ 2 ही सिंबल भेज रहे थे करस्पॉन्डिंग टू 1 and 0, नाउ आप 4 सिंबल भेज रहे हो करस्पॉन्डिंग टू 2 बिट्स पर सिंबल। इसके बारे में डिटेल्स में हम, और जैसे मैंने बताया, इसके बारे में डिटेल्स में हम और आगे जाके पढ़ेंगे। अब मैं अगर समझो मैं और आगे बढ़ता हूं और मैं बोलता हूं कि मैं अब 8 सिंबल्स भेजूंगा, जहां जैसे स्टार्टिंग में मैंने 2 सिंबल्स भेजे हैं, यहां पर मैंने 4 सिंबल्स भेजा है, क्योंकि m की वैल्यू बढ़ रही है। अगर मैं बोलूं मैं 8 सिंबल्स भेजूंगा तो डिसीजन रीजन्स और कम हो जाएंगे। अब नॉइस को सिर्फ कम ही पावर लगेगी, जैसे यहाँ पर 8 सिंबल्स का आप नोटिफिकेशन देख लो, तो नॉइस को बहुत कम पावर लगेगी एक सिंबल को दूसरे सिंबल में कन्वर्ट करने के लिए। समझो आपने S1 ही भेजा है और ये S2 है, तो नॉइस को बहुत कम पावर लगेगी S1 को S2 में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, तो इसमें आप देखोगे जैसे हम नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ सिंबल्स जैसे हम बढ़ा रहे हैं, तो नॉइस पावर कम से कम जरूरत पड़ेगी एरर क्रिएट करने के लिए। तो ये एक मेजर ड्रॉबैक है एमएरी मॉड्यूलेशन का। इसको हम ड्रॉबैक को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, आप अगर देखोगे इस फिगर्स में, तो ये पहले वाले में अगर आप बीपीएस के ट्रांसमिशन कर रहे हो तो एन की पावर बहुत ज़्यादा लगेगी S1 को S2 में कन्वर्ट करने के लिए। अगर आप QPS के ट्रांसमिशन कर रहे हो जहाँ पर 4 m=4 है, तो आपको कम पावर लगेगी एज कम्पेयर टू बीपीएस के, कम नॉइस पावर लगेगी S1 को S2 में कन्वर्ट करने के लिए। और अगर आप m=8 ट्रांसमिट कर रहे हो तो और भी कम पावर लगेगी नॉइस को S1 को S2 में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन मैं ये ड्रॉबैक को एक तरह से ओवरकम कर सकता हूं अगर मैं, एक चीज ऑब्जर्व करोगे, अगर मैं ईबी वैनो और बढ़ा दूं, अगर मैं ईबी वैनो m=8 के लिए और ज़्यादा बढ़ा दूं, तो ऑब्वियसली वो जो नॉइस का जो इम्पैक्ट है उसको कम कर सकता है। अगर एनर्जी पर बिट मैंने बढ़ा दिया तो ऑब्वियस सी बात है आपके नॉइस की इम्पैक्ट कम हो जाएगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर मैं सेम मेंटेन कर सकता हूं जो मेरे को QPSK और BPSK में मिला था।
तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेड ऑफ है, वो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि अगर आपको सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर मेंटेन करनी है फॉर डिफरेंट मॉड्यूलेशन स्कीम्स, आपको ईबी बाय एनओ बढ़ाना पड़ेगा। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर बीपीएसके में, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जैसे बीपीएसके में अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर 10⁻³ चाहिए, जस्ट एन एग्जांपल, अगर आपको 7 dB एसएनआर लगता है तो वही आपको क्यूपीएसके, और मैं 8 पीएसके कर देता हूं यहाँ पर, क्यूपीएसके मोस्ट लाइकली आपको 12 dB लगेगा और 8 पीएसके में आपको मे बी मोस्ट लाइकली 16 dB लगेगा। ये जस्ट रफ फिगर से ओके अगर समझो वही मैं प्रोबेबिलिटी बढ़ा के 10⁻5 को 10⁻5 करूँ तो बीपीएसके में मोस्ट लाइकली आपको अराउंड 10 dB लग सकता है, क्यूपीएसके में अराउंड 15 dB लग सकता है और यहाँ पर भी अराउंड 20 dB के आसपास लग सकता है। तो देखोगे आप, अल्बेट बीपीएसके से क्यूपीएसके में जाने में और क्यूपीएसके से 8 पीएसके में जाने में आपका नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल बढ़ रही है, बैंडविड्थ एफिशिएंसी बढ़ रही है, बट उसका खामियाजा हमें अगर सेम प्रोबेबिलिटी एरर मेंटेन करना है तो हमें पावर बढ़ाने से करना पड़ेगा, हमें मोर एंड मोर ईबी बाय एनओ बढ़ाना पड़ेगा ताकि आपका सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर मेंटेन रहे। क्योंकि ये हमने इस डायग्राम में भी ऑब्जर्व किया है, क्योंकि अगर आप ईबी बाय एनओ नहीं बढ़ाते हैं और अगर सेम ईबी बाय एनओ मैं तीनों में रखता हूँ, समझो 7 dB यहाँ पर भी रखता हूँ, यहाँ पर भी रखता हूँ क्यूपीएसके और 8 पीएसके में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर 10⁻³ की जगह यहाँ पर 10⁻² हो जाएगा और यहाँ पर मोस्ट लाइकली 10⁻1 हो जाएगा, यानी आपको खामियाजा प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर के माध्यम से चुकाना पड़ेगा। तो ये एक मेजर ऑब्जर्वेशन है एमएरी मॉड्यूलेशन के लिए। तो सेम चीज़ मैंने यहाँ पर दर्शाया है बीपीएसके में, अगर आप देखोगे ये वाला n=2 क्यूपीएसके के लिए ये है, 8 पीएसके के लिए ये है और 16 पीएसके में नॉइज़ की वैल्यू और कम लगेगी, नॉइज़ की पावर एक सिंबल से दूसरे सिंबल को, मेरे एक सिंबल आप ट्रांसमिट कर रहे हो डिटेक्शन में दूसरे सिंबल के लिए, ये कम पावर लगेगी नॉइज़ को। तो इसमें एरर प्रोबेबिलिटी 8 पीएसके में अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर की बात करूं तो 16 पीएसके का प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर फॉर सेम एसएनआर वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू 8 पीएसके, ये इससे ज़्यादा होगा क्यूपीएसके से और ये ज़्यादा होगा बीपीएसके इसके मुकाबले। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंबल एरर, प्रोबेबिलिटी फॉर सेम एसएनआर, फॉर सेम एसएनआर और एनओ, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। चलिए अब एमएरी पीएसके जैसे मैंने बताया, जैसे ये स्लाइड हमने पहले भी देख चुकी है, अब हम इसको जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था बीपीएसके के लिए m=0 वैल्यू ले रहे थे और m=1 ले रहे थे, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली हम भेज रहे थे SMT ± EB GTB T cos ओमेगा सी टी, ये हमने बीपीएसके के लिए पढ़ा था। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं अब क्यूपीएसके के बारे में। क्यूपीएसके में जैसे 2 बिट्स पर सिंबल होता है तो हम इसमें 4 सिंबल भेजेंगे और इसका डिनोशन हम करेंगे m=0 1 2 3 के माध्यम से। तो इसमें हम लिख सकते हैं SMT √ES GTST cos 2πfct प्लस, अब जो m की वैल्यू है वो 2πm और m जो होगा वो चारों में से एक वैल्यू ले सकता है। तो अगर m 0 लेगा तो ये वैल्यू वेरी सिंपल हो जाएगी, अगर m=0 होगी तो √ES GTST cos 2πfct होगी और m=1 होगा तो हमने जो देखा था cos 2πfct प्लस, क्योंकि स्मॉल m अगर 1 होगा और कैपिटल M 4 है तो बेसिकली अगर इसमें हो जाएगा π/2, और इसी अगर m=2 होगा तो ये हो जाएगा पाई, और अगर m=3 होगा तो ये हो जाएगा 6π/, m=3 होगा तो 6π/4। तो ये 4 सिंबल्स आपको और 4 टाइप के वेव फॉर्म जनरेट होंगे। सिर्फ बीपीएसके मैंने 2 टाइप के वेव फॉर्म देखा था, अब क्यूपीएसके में 4 टाइप के वेव फॉर्म जनरेट होंगे। वो इसमें जनरली हम जैसे मैंने बताया 4 टाइप के वेव फॉर्म जनरेट होंगे। ये करस्पॉन्ड करता है m=0 के लिए, ये m=1 के लिए, ये m=2 के लिए और ये m=3 के लिए। तो आपके 4 वेव फॉर्म्स जनरेट हो गए। बीपीएसके में हम सिर्फ 1 बिट भेज रहे थे, यहाँ पर हर एक वेव फॉर्म करस्पॉन्ड्स टू 2 बिट।
जैसे m इक्वल टू 0 corresponds to 2 bit, m इक्वल टू 1 corresponds to 2 bit, m इक्वल टू 2 corresponds to 2 bit, m इक्वल टू 3 corresponds to 2 bit. जस्ट एन एग्जाम्पल समझिए, आपका कुछ बिट्स फॉर्म, इस फॉर्म में आपका बिट्स वॉइस के थ्रू या कुछ क्वांटाइजेशन वगैरह के बाद सिंबल्स को बिट्स में कन्वर्ट करने के बाद कुछ इस तरह की बिट स्ट्रीम आपके पास जनरेट हुई है, जिसे आप ट्रांसमिट करना चाहते हो रिसीवर में। समझिए ये बिट स्ट्रीम आपकी जनरेट हुई है, रैंडम बिट स्ट्रीम में बता रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, ये 1 0 0 1 1 1 1 0 1, तो आप ये दो बिट लोगे, ये 1 0 करस्पॉन्डिंगली इसको आप m इक्वल टू 3 यानी थर्ड वेव फॉर्म में भेजोगे। द 0 1 करस्पॉन्ड्स टू m इक्वल टू 1, सो जैसे मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कन्वीनियंस के लिए, 1 इक्वल टू 0 करस्पॉन्ड्स टू m इक्वल टू 3, m 0 1 करस्पॉन्ड्स टू m इक्वल टू 1, फिर ये 0 1 है, फिर ये m इक्वल टू 1 पे करस्पॉन्ड करेगा, 1 1 जो है वो m इक्वल टू 2 पे करस्पॉन्ड करेगा, और 0 1 जो है वो करस्पॉन्ड करेगा m इक्वल टू 1 पे। तो आप जैसे m इक्वल टू 3 होगा तो आप ये S2T भेजोगे, सॉरी m इक्वल टू 3 होगा तो S3T भेजोगे, m इक्वल टू 1 होगा तो फिर आप S1T भेजोगे, m इक्वल टू 1 होगा फिर S1T भेजोगे, m इक्वल टू 2 रहेगा तो आप S2T भेजोगे, और m इक्वल टू 1 पे आप फिर से S1T भेजोगे। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली आपने मैप कर दिया है बिट्स को, सिंबल्स को। इसको हम जनरली इसको सिंबल्स बोलते हैं, 2 बिट्स पर सिंबल। तो आपके 4 सिंबल्स हो गए, और कॉरस्पॉन्डिंग टू 4 सिंबल्स आपके 4 वेव फॉर्म्स हो गए हैं। सिमिलरली अगर समझो नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल आपने बढ़ा के 3 कर दिए हैं, तो आपके टोटल 8 वेव फॉर्म्स हो जाएंगे। जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, अगर मैं 8 PSK सिस्टम की बात करूं, 8 PSK सिस्टम में जनरली आपके 3 बिट्स होंगे, इसमें आपके 8 वेव फॉर्म्स जनरेट होंगे S0 से H7 तक, और हर एक वेव फॉर्म का डिफरेंट फेज होगा करस्पॉन्डिंग टू क्या बिट्स, क्या सिंबल्स की फेज के साथ मैपिंग हुई है, क्या सिंबल्स की वेव फॉर्म के साथ मैपिंग हुई है। जैसे हम लोगों ने यहाँ मैपिंग किया है, 0 0 के लिए हमने पहला वेव फॉर्म है, 0 1 के लिए सेकंड वेव फॉर्म है, 1 1 के लिए थर्ड वेव फॉर्म है, और 1 0 के लिए फोर्थ वेव फॉर्म है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें आप नोट कर सकते हो, अगर QPS के वेव फॉर्म को ध्यान से देखा जाए तो S0T और S3T जो है ये कोसाइन और साइन है। तो बेसिकली ये एक ऑर्थोगोनल कैरियर्स है। साइन और कोसाइन को अगर आप एक सिंबल पीरियड में मल्टीप्लाई करते हैं तो आउटपुट 0 आता है। तो इसको बेसिकली कोसाइन और साइन जो है एक ऑर्थोगोनल कैरियर्स है। तो S0T और S3T अगर आप देखोगे वो भी एक ऑर्थोगोनल कैरियर है, और S1T S2T आप अगर देखोगे वो भी एक ऑर्थोगोनल कैरियर है। तो QPS के एक यूनिक मॉड्यूलेशन वेवफॉर्म है जो 2 ऑर्थोगोनल कैरियर्स और 2 एंटीपोडल कैरियर्स या BPS के सिग्नल कैरी करता है। और सिमिलरली अगर आप देखोगे इस चीज़ को, यहाँ पर इस चीज़ को ऑब्जर्व करोगे यहाँ पर, तो QPS के में एक चीज़ और आप नज़र आएगी आपको कि जो S0T और S1T है, अगर आप इसको गौर से देखोगे सिमिलर टू BPS के वेवफॉर्म है, सिमिलर टू BPS के वेवफॉर्म, एक में कोसाइन है एक में माइनस कोसाइन है। तो एक पेयर ऑफ BPS के वेवफॉर्म ये हो गया। सिमिलरली S1T और S3T को देखोगे तो इसमें भी एक पेयर ऑफ BPS के वेवफॉर्म आपको यहाँ भी नज़र आएगा, S1T और S13 एंड S3T इज एक पेयर ऑफ BPS के वेवफॉर्म है, और S0T S2T एक पेयर ऑफ BPS के वेवफॉर्म है। तो एक QPS के वेवफॉर्म के अंदर 2 ऑर्थोगोनल कैरियर्स है, साइन कोसाइन, साइन एंड कोसाइन, माइनस साइन एंड माइनस साइन, माइनस कोसाइन, और सिमिलरली 2 BPS के वेवफॉर्म है, साइन कोसाइन, साइन एंड माइनस साइन एंड कॉस एंड माइनस कॉस। तो ये आपके BPS के एक QPS के एक यूनिक मॉड्यूलेशन स्कीम है जहाँ पर ये 2 ऑर्थोगोनल कैरियर्स और 2 एंटीपोडल BPS के सिग्नल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये डिसीजन रीजन हमने देखा था इसके बारे में। तो डिसीजन रीजन को इस फॉर्म में S0 की बेसिकली हमने देखा 0 0 मैपिंग में होती है, S1 की 0 1 मैपिंग है, S2 की 1 1 मैपिंग है, S3 की 1 0 मैपिंग है। और इसका डिसीजन रीजन जो हमने देखा था लास्ट टाइम भी, तो ये अगर इस फॉर्म में इस फेज अगर इस अंदर आता है तो हम जनरली उसे डिटेक्ट करते हैं 0 0, इसके अंदर आता है तो हम जनरली बोलते हैं कि अगर S1 डिटेक्ट हुआ है तो 0 1 है, S2 डिटेक्ट हुआ है तो 1 1 है, और अगर 1 0 S3 डिटेक्ट हुआ है तो हम बोलेंगे उसे 1 0 ट्रांसमिट हुआ था। तो इसके 4 डिसीजन रीजन्स हैं, जैसे BPS के में 2 डिसीजन रीजन थे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाला अगर आपको याद होगा तो, और QPS के में 4 डिसीजन रीजन्स है करस्पॉन्डिंग टू S0 S1 S2 एंड S3। ओके, और ईच डिसीजन रीजन
अगर आप गौर फरमाओगे तो इट्स π/2 और 90 डिग्री, ये भी 90 का, ये भी, तो टोटल 360 डिग्री आप पूरा कवर कर रहे हो। ओके, तो जैसे हमने रेफरेंस वेवफॉर्म के बारे में बीपीएसके में पढ़ा था, तो रेफरेंस वेवफॉर्म का कॉन्सेप्ट क्यूपीएसके में भी है। तो बीपीएसके में एक सिंगल रेफरेंस वेवफॉर्म था, √2/t कोसाइन ओमेगा सी टी। यहाँ पर दो रेफरेंस वेवफॉर्म है, psi1t एंड psi2t। ये दो रेफरेंस वेवफॉर्म की बदौलत और इसकी वजह से हम इसे डिकोड कर सकते हैं रिसीवर में। तो पहला जो रेफरेंस वेवफॉर्म है, जैसे मैंने बताया आपको, √2/ts कोसाइन ओमेगा सी टी, और सेकंड रेफरेंस वेवफॉर्म है psi2t √2/ts साइन ओमेगा सी टी। तो ट्रांसमीटर वेवफॉर्म अब हम दिखाएंगे इसको क्यूपीएसके को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, और क्यूपीएसके को कैसे बिट सिंबल्स हमने जो ट्रांसमिट किया है क्यूपीएसके के माध्यम से, जो वेवफॉर्म ट्रांसमिट किया क्यूपीएसके के माध्यम से, उसे रिसीवर में कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो हम जनरली एनालिटिकली क्यूपीएसके जो वेवफॉर्म जो हमने देखा उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हमने बेसिकली ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया, हमने एक प्रॉपर्टी यूज़ की है cos a + b की, cos a + b = cos a × cos b - sin a × sin b। अगर ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, बहुत सिंपल आइडेंटिटी है ये। तो अगर आप गौर फरमाओगे, ये हमने स्टार्टिंग में लिखा था, ये SMT का जो स्ट्रक्चर है, √(E)(s)(GTs) कोसाइन 2πfct। तो इसको मैं अगर A डिनोट करूं और इसको B डिनोट करूं, तो मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, cos 2πfct cos 2πm/m माइनस साइन 2πfct और साइन 2πm/m। तो इसी का मैंने यूज़ इस स्लाइड में किया है। तो मैंने वही फॉर्म यूज़ किया है, cos a + b cos a × cos b - sin × sin b। अगर cos a को मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ 2πm/m, और sin a को मैंने इस फॉर्म में लिख रहा हूँ sin 2πm/m, और psi1t को psi1t √2/ts कोसाइन ओमेगा सी टी, और psi2t √2/ts साइन ओमेगा सी टी। तो इसको दिस फॉर्म में लिख रहा हूँ। ओके, तो इसका डिटेक्शन कैसे होता है? तो इसका psi1t का डिटेक्शन √2/ts कोसाइन ओमेगा सी टी, और पहले रेफरेंस वेवफॉर्म इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और सेकंड रेफरेंस वेवफॉर्म psi2t को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और r(t) जो है वो रिसीव्ड वेवफॉर्म है। वो एक रिसीव वेवफॉर्म को पहले हम अपर कोरिलेटर, इसको अपर कोरिलेटर बोलते हैं, और ये लोअर कोरिलेटर है। तो अपर कोरिलेटर को पहले हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, √2/ts कोसाइन ओमेगा सी टी, और जो लोअर कोरिलेटर है √2ts साइन ओमेगा सी टी, और r(t) जो कॉम्पोजिट वेवफॉर्म है जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ SMT प्लस n(t). तो ये SMT जो एक्चुअल ट्रांसमिट वेवफॉर्म है प्लस नॉइस। इसका हम इसको फिर से वापस से इंटीग्रेट करेंगे 0 to t में अपर और लोअर ब्रांचेस को, और उसके बाद फिर हम tan इनवर्स लेंगे और उसका कंप्यूट करेंगे फेज डिफरेंस जो आपकी रिसीव हुई है और स्टोर्ड फेज से, और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि S1t S0t या S1t या S2t या S3t में चारों में से कौन सी वेवफॉर्म ट्रांसमिट हुई थी। तो ये बेसिकली एक डिकोडिंग स्ट्रक्चर है क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग का। इसमें हमने देखा कि बेसिकली हम एक रिसीव्ड वेवफॉर्म जो एक कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसमिटेड वेवफॉर्म प्लस नॉइस का, इसको अपर कोरिलेटर और लोअर कोरिलेटर जो एक ऑर्थोगोनल बेसिस वेवफॉर्म्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद एक tan इनवर्स लेंगे, एक पहले इंटीग्रेट करके हम एक इस फॉर्म में जनरेट करेंगे। उसके बाद फिर उसका tan इनवर्स लेके एक फेज कैलकुलेट करेंगे, और फेज को फिर जो स्टोर्ड फेज है चारों फेज के करस्पॉन्डिंग उससे कंपेयर करेंगे, उसके बाद उसका डिसीजन लेंगे। तो मैं आगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के बारे में, इसके डिकोडिंग के बारे में और डिटेल में बताऊंगा, और इसके आगे हम पढ़ेंगे कि क्यूपीएसके का एरर प्रोबेबिलिटी कैसे हम डिराइव कर सकते हैं, और ये बीपीएसके के एरर प्रोबेबिलिटी से कैसे अलग है। उस तब तक के लिए धन्यवाद।